हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। इसमें से कौन है जो शहर था उनसे संबंधित जिन्होंने इस शहर को बसाया है या उसका नामकरण रखा है, तो उसके हिसाब से कौन सा गलत जोड़ा है। पांडिचेरी। पांडिचेरी की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। पांडिचेरी की जो है मार्टिन के द्वारा, अहमदाबाद हेमदा शाह प्रथम के द्वारा, मद्रास फ्रांसिस डे के द्वारा, परंतु कलकत्ता है ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नहीं स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा, रॉबर्ट क्लाइव ने नहीं बल्कि कलकत्ता को, ये हमारा रॉन्ग रहेगा। और बाकी हमारे तीनों ऑप्शन सही है। पांडिचेरी को किसने बसाया था? वो फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी है। अहमदाबाद हेमदा शाह प्रथम के द्वारा, मद्रास फ्रांसिस डे के द्वारा, परंतु ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। कलकत्ता का जो संस्थापक माना जाता है वो जॉब चार्नोक था। कलकत्ता का जो संस्थापक कौन माना गया है? चार्नोक माना गया है, ना कि रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव तो क्या था, 1700 जो प्लासी की लड़ाई होती है 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है। बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, फिर गवर्नर जनरल बाद में बनते हैं वारेन हेस्टिंग। तो रॉबर्ट क्लाइव तो वहाँ से संबंधित था, परंतु जो कलकत्ता का जो संस्थापक था वो था चार्नोक। फ्रांसिस मार्टिन पांडिचेरी का संस्थापक था। अहमदा शाह अहमदाबाद का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की अधिक समानता को लाना होता है? कि प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य होता है कि उसे अधिक समानता को लाना होता है, ये क्या है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य निम्न में से किस प्रकार की अधिक समानता को लाना होता है? क्या राजनीतिक होता है समाजवादी? नहीं जी, सामाजिक भी नहीं है, धार्मिक भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य आर्थिक समानता को लाना होता है, ना कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक। किसको? आर्थिक समानता को। और समाजवाद शब्द की रचना किसके द्वारा की थी? हेनरी डी सेंट साइमन के द्वारा की गई थी। समाजवाद शब्द किसने गढ़ा है? वो गढ़ा हेनरी डी सेंट साइमन के द्वारा। समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? आर्थिक समानता लाना। और समाजवादी शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ओवेन के द्वारा। तो समाजवाद शब्द की रचना है किसके द्वारा? रचना तो समाजवाद शब्द है, उसकी रचना किसके द्वारा की गई है? वो की है सेठ साइमन के द्वारा, हेनरी डी सेठ साइमन के द्वारा। प्रयोग किया गया था इस शब्द का समाजवाद का पहली बार, वो किया गया था रॉबर्ट ओवेन के द्वारा। ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शब्द का प्रयोग है सबसे पहले किया था, वो किया था मैकियावेली ने। जो मैकियावेली है इसके द्वारा राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राज्य शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो प्रयोग किया गया था वो था मैकियावेली के द्वारा। और कौन सी पुस्तक है उनकी कृति है उसमें? द प्रिंस में। तो मैकियावेली ने राज्य शब्द का जो प्रयोग किया है वो कौन सी कृति है? द प्रिंस में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देशों और उनकी राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? कि देश है और उनकी राजधानी है, उनके बारे में कौन सा गलत है? स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? जेनेवा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। डेनमार्क कोपेनहेगन या फिनलैंड हेलसिंकी। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, जो स्विट्जरलैंड है उसकी राजधानी क्या? जेनेवा है, ये रॉन्ग है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, ये डेनमार्क की राजधानी है। जो फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। परंतु ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो राजधानी में रॉन्ग है। बात करें स्विट्जरलैंड की जो राजधानी क्या है? बर्न है। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी क्या है? बर्न है। जबकि जेनेवा किसका? स्विट्जरलैंड का एक सबसे अधिक आबादी वाला शहर है।
मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? मलेशिया है उसकी जो प्रशासनिक राजधानी क्या है ये हमें बताना है। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए पुत्रजाया। पुत्रजाया जो प्रशासनिक राजधानी है वो है मलेशिया की पुत्रजाया। ऑप्शन ए है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किनकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन ए हमारा सही है जापान में। जापान में किनकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? किनकी औद्योगिक क्षेत्र जापान में स्थित है? जापान पश्चिमी क्षेत्र में ओसाका, कोबे, क्योटो और नारा जैसे प्रमुख औद्योगिक और सांस्कृतिक शहरों का सामूहिक प्रतिनिधि करने वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 2013 में परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन था कि वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? वो है ऑप्शन बी हमारा रहेगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। जो ऐसा देश है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है। यूके, यूनाइटेड किंगडम ऐसा देश है जिसकी डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए डच के एलएम अंतर्राष्ट्रीय प्राचीनतम एयरलाइन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में और अध्ययन करते हैं। डच के एलएम प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है जिसकी स्थापना 7 अक्टूबर 1919 को हुई थी। क्वार्टस एवरेज की स्थापना 16 नवंबर 1920 को हुई थी। तो डच के एलएम की स्थापना कब हुई है? अक्टूबर 1919, 7 अक्टूबर 1919। जो क्वार्टस एयरवेज की जो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1920 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो काम करती है वह ग्रीन पीस। हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी। चिपको जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? 1950 की बात, 1950 की बात है। उस टाइम कहा था कि अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? क्या विनोबा भावे के द्वारा, क्या एम मुंशी के द्वारा, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या सरदार पटेल के द्वारा? इसमें जो हमारा आंसर रहेगा के एम मुंशी के द्वारा। किसके द्वारा? के एम मुंशी के द्वारा 1950 के दशक में अधिक पेड़ लगाओ नारों का जो दिया था वो के एम मुंशी के द्वारा दिया गया था। के एम मुंशी का पूरा नाम बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है हरियाणा में, उनका नाम से संबंधित पूरा नाम क्या है? तो के एम मुंशी का जो पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मणिक मुंशी लाल के द्वारा 1950 के दशक में वन क्षेत्र विस्तार करने के उद्देश्य से अधिक पेड़ लगाने का नारा दिया था। और अधिक पेड़ लगाने का नारा दिया था तो उस टाइम ये क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने जुलाई 1950 से वन क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से अधिक पेड़ लगाओ नारा दिया था। तभी से क्या है 1 जुलाई, तभी से 1 जुलाई से जो है प्रथम जो माह है का जुलाई का जो प्रथम माह है वो एक सप्ताह वन महोत्सव मनाया जाता है। वही 1950 से इसी की शुरुआत हुई है। वन महोत्सव है वो के एम मुंशी लाल कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, वन महोत्सव किससे संबंधित है?
पेड़ से हैं। शुरुआत होती है 1950 में, और 1950 में जो 1 जुलाई है, 1 जुलाई हर साल वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, फर्स्ट एक सप्ताह इसका। और इसकी शुरुआत की गई थी वो के.एम. मुंशी के द्वारा, कन्हैयालाल मणिकरलाल। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर का नाम दिया गया था? किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर का नाम दिया गया था? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, पर्यावरण एवं विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन दिया था। जो शिखर पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो है, पृथ्वी शिखर जो सम्मेलन है, उसका नाम ऑप्शन बी हमारा सही है, पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा इसमें शिखर है नाम दिया गया था इस सम्मेलन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा रियो शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण एवं विकास संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन है, ये किस नाम से जाना जाता है? रियो शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में। परंतु 3 से 14 जून के बीच रियो डी जेनेरियो में इसमें आयोजित किया गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसका नाम दिया गया था। और 20 वर्षों के बाद 12 में भी काम हुआ था, ये भी यहाँ रियो डी जेनेरियो में भी हुआ था, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन कौन सा? पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? क्वेश्चन 2018 में पूछा गया एग्जाम में है। सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी तंत्र के कितना जल का उपयोग करने की अनुमति है? इसमें तो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, 20%। कितने हैं? 20% हम सिंधु नदी तंत्र से अपना पानी है वो उपयोग कर सकते हैं। सिंधु समझौता कब हुआ था? सिंधु समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। पाकिस्तान को कितना परसेंट है? 80%। भारत को कितना परसेंट है? 20% इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका 85 नंबर क्वेश्चन हमारा है आज का। वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी। वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की जो राजधानी थी वो क्या है? इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कराची। कराची है, और पाकिस्तान की राजधानी कब तक थी? वो थी 1959। पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद 1947 में कराची को उसकी राजधानी चुना गया था। कराची को क्या है? राजधानी बनाया गया था। 1959 में पाकिस्तान की राजधानी बदलकर कराची से रावलपिंडी की गई थी। फिर 1967 में नई राजधानी क्या बनाया गया था? इस्लामाबाद बनाया गया था। इनका परिवर्तन हुआ है 1947 में कराची के बाद रावलपिंडी, 1959 के बाद 1967 में क्या बनाया? इस्लामाबाद बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? अरबी थे, उन्होंने मुल्तान को क्या नाम दिया था? इसमें हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, स्वर्ण नगरी। अरबियों के द्वारा मुल्तान को एक नाम दिया था, वो दिया था स्वर्ण, गोल्डन नगरी दिया गया था। अरबियों ने मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड का नाम दिया था, या स्वर्ण नगरी भी हम कहेंगे। किनके द्वारा? अरबियों ने। किसको? मुल्तान को क्या नाम दिया? सिटी ऑफ गोल्ड या स्वर्ण नगरी। मुल्तान को अन्य नामों जैसे द सिटी ऑफ सूफीज, द सिटी ऑफ द संत, द सिटी ऑफ टॉम्स और मदीनात उल औलिया के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, मुल्तान के नाम सिटी ऑफ गोल्ड है, स्वर्ण नगरी मुल्तान को कहा जाता है, द सिटी ऑफ सूफीज ये भी मुल्तान को कहा जाता है, द सिटी ऑफ संत मुल्तान को कहा जाता है, द सिटी ऑफ टॉम्स ये भी मुल्तान को कहा जाता है, मदीनात उल औलिया भी सिटी है जो मुल्तान है, इसको जाना जाता है। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। एसएससी घटना चक्र बुक सीरीज हमने चलाई है। इंपॉर्टेंट हमारी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो किसी न किसी एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो हमारे सीईटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्लास रहेगी जो हमने सीरीज चलाई हुई है एसएससी गेट नजकर बुक। उसके साथ साथ जैसे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम है, एसएससी एग्ज़ाम है और बाकी जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं उनके लिए हमारी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भी हमारे साथ साथी इस यूट्यूब चैनल पे अभी पहली बार विजिट किया है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन हमारा है। इसमें इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की जो स्थापना है कब हुई है, इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, वर्ष 1969 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? अंतरिक्ष विज्ञान की अनुसंधान के लिए 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1962 में। और जिसको वर्ष 1969 में पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का नाम दिया गया था। पहले क्या था? अंतरिक्ष विज्ञान था, फिर इसका पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है वो नाम दिया था। वो कब दिया? 1969 में। अगर बात करें अंतरिक्ष विज्ञान है वो 1962 में, इसका नाम बदला गया था 1969 में, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का नाम इसका नाम है कब परिवर्तन हुआ या इसका गठन कब हुआ था? तो इसमें हुआ था ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, वर्ष 1969 में। अगर अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पूछा जाए तो वो हुआ था 1962 में, 1962 में। परंतु इसके आगे अंतरिक्ष के आगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है वो 1969 में। इसरो की नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की मास्टर नियंत्रण सुविधा कहाँ है? तो इसरो है, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, पुनर्गठित हुआ था। तो इसका नियंत्रण कहाँ सुविधा है इसकी? वो है कर्नाटक में। कौन सी जगह? कर्नाटक में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्य नियंत्रण सुविधा MCF कर्नाटक के आसन में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक के आसन में स्थित है। 2005 में भोपाल में दूसरा MCF स्थापित होने तक ये इसरो का एकमात्र MCF था। पहला जो MCF था, मुख्य नियंत्रण जो कंट्रोल था वो कहाँ था? इसरो का, वो कर्नाटक के हासन में था। दूसरा कहाँ है? भोपाल में लगाया गया MCF। तो ये पूछा गया था जो इसरो का मुख्य नियंत्रण जो केंद्र था वो कहाँ था? कर्नाटक में था, हासन में था। दूसरा कहाँ? भोपाल में। इसरो की स्थापना कब हुई है? 1969 में हुई है। और अंतरिक्ष अनुसंधान पूछा जाए तो 1962 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1969 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र CCMB ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के साथ मिलकर कम ग्लाइसेमिक सूचक वाले निम्नलिखित में से चावल की कौन सी किस्म विकसित की है? कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र CCMB ने और IIRR के द्वारा, IIR है IIRR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के द्वारा, और कौन है? कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, दोनों ने मिलकर कम ग्लाइसेमिक सूचक वाले चावल की कौन सी किस्म विकसित की है? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सांबा मसूरी। सांबा मसूरी है चावल की एक नई किस्म है, किसके द्वारा? कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? टिहरी जल विद्युत जो योजना है वो कहाँ है? ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, उत्तरांचल या उत्तराखंड में।
टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तरांचल, वर्तमान में इसका नाम उत्तराखंड राज्य है। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड में है। किस राज्य में? बेलगाना। और कौन सी नदी पे? भागीरथी नदी पे। क्वेश्चन बनता है टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे? भागीरथी नदी पे। कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में है? वो है, बात करें उत्तराखंड राज्य के बेलगाना में ये परियोजना है। इस परियोजना से जल विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे? तो टिहरी जो है भागीरथी में है, भागीरथी नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा, राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? इसमें हमारा आंसर सही रहेगा, राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन बनाया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा। एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन है वो तैयार किया था। ऑप्शन सी हमारा सही है। आज़ादी के पूर्व राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश वायसराय का निवास स्थल था। जो राष्ट्रपति भवन है वर्तमान में ये किसका था? ब्रिटिश जो वायसराय था उनका स्थल था। इसका निर्माण एडविन लुटियंस ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण होने के बाद 1912 में प्रारंभ किया था। राष्ट्रपति भवन है वो कब प्रारंभ हुआ था, कब स्थानांतरित होने के बाद है वो शुरू हुआ था 1912 में। जो कब पूरा हुआ था? 1929 में जाकर पूरा हुआ था। इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? 17 वर्ष। राष्ट्रपति भवन में कौन बैठते हैं? राष्ट्रपति। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति है। जो आदिवासी से पहली महिला जो हमारे राष्ट्रपति बनी है, दूसरी महिला राष्ट्रपति जो बनी है वो भी द्रौपदी मुर्मू है। प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, परंतु आदिवासी जो क्षेत्र से आने वाली पहली जो महिला है वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति जो वर्तमान में है। तो इनका जो डिजाइन, राष्ट्रीय भवन का जो डिजाइन बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? एडविन लुटियंस ने। और ये कब? जब कोलकाता से दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था 1912 में, उसके बाद इसकी जो है डिजाइन तैयार किया था। परंतु ये जो शुरू हुआ था 1912 में और 1929 में जाकर इसका काम पूरा हुआ था। 17 वर्ष इसके निर्माण में लग गए थे एक इस बिल्डिंग को तैयार करने में। किस देश ने समुद्रों की रानी उपाधि प्राप्त की है? किसकी? समुद्रों की रानी की जो उपाधि प्राप्त की गई किस देश को है? ये हमारा आंसर सही रहेगा, ऑप्शन ए फ्रांस को। फ्रांस को समुद्र की रानी है ये उपाधि से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय फूल है वो क्या है इटली का? श्वेत लिली। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में डंडों की संख्या कितनी है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र के जो डंडा है उसमें जो संख्या है वो कितनी है अशोक चक्र में? तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी 24 हमारा आंसर सही रहेगा, ऑप्शन सी इसमें सही है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंग कौन कौन से? केसरिया है सबसे ऊपर, श्वेत और हरा, जिनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। श्वेत पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का कैसा है? मध्य में कौन सा है? गहरा नीला 24 तीलियां वाला अशोक चक्र जो सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी रेखाएं हैं? तो 24 हमारा सही रहेगा, ऑप्शन बी। भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय का अनिवार्य बनाया है? किसके द्वारा? तो इसमें हमारा आंसर सही तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानचित्र कला, मानव विज्ञान, जनसांख्यिकी या जीवनी? इसमें हमारा आंसर सही रहेगा जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। जनसंख्या का अनुभवी किया जो जनसंख्या है उसको क्या कहेंगे? जनसांख्यिकी कहेंगे, डेमोग्राफी कहेंगे। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, संरचना, विकास आदि का परिभावात्मक अध्ययन सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर हमारा क्वेश्चन है,
कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन स्थापित करने के लिए ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन का, बाबा आमटे। बाबा आमटे आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात जाने जाते हैं। किसके लिए है? जहां विकलांग और कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास और देखभाल की उचित व्यवस्था की जाती है, जिसकी स्थापना 1949 में किसके द्वारा? समाज सेवी बाबा आमटे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया था? राष्ट्रीय गान पहली बार जो गाया गया था इसमें 1947 में, 1945 में, 1950 में, 1951 में। राष्ट्रीय गान जो पहली बार गया था तो इसमें हमारा कोई भी आंसर है वो सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय गान पहली बार 1901 अधिवेशन होता है, वो अधिवेशन था 27 दिसंबर 1911 को होता है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन था, कौन सा तारीख थी? 27 दिसंबर 1911 को। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था 1911 में। इस गीत को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? वो स्वीकार किया 24 जनवरी 1950। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है इसमें कोई भी ऑप्शन है वो हमारा सही नहीं है, परंतु जो अपनाया गया था वो बन सकता था हमारा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, गाया गया था उस 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखा गया, ये 27 दिसंबर को एक अधिवेशन होता है उसमें इसको गाया गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है, विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? विश्व रिकॉर्ड जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसकी पहली जो गिनीज पुस्तक है किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? बात करें इसमें कोई भी ऑप्शन है वो हमारा सही नहीं है, क्योंकि पहली जो पुस्तक है वो प्रकाशित हुई है 1955 में। कब हुई थी? 1955 में गिनीज वर्ल्ड जो है विश्व रिकॉर्ड की जो पहली पुस्तक है वो प्रकाशन हुई है 1955 में, 1955 में। विश्व रिकॉर्ड की पहली प्रकाशित गिनीज पुस्तक प्रथम प्रकाशन इसका अगस्त 1955 में किया गया था। इसका प्रकाशन जिम पेटिसन ग्रुप के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुमूल्य रत्नों में और रत्न काटने की कला में निपुण व्यक्ति को क्या कहते हैं? बहुमूल्य रत्नों और रत्न काटने की कला में निपुण व्यक्ति को क्या कहते हैं? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा लेपिडरी है, ये बहुमूल्य रत्न और रत्न काटने की कला में निपुण होता है। ऑप्शन डी हमारा सही है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में उदारवाद का उदय एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन विचारधारा के रूप में हुआ था? कि उदारवादी का एक उदय है पूर्ण राजनीतिक दर्शन विचारधारा के रूप में हुआ था, वो है ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। 19वीं शताब्दी में उदारवाद एक राजनीतिक दर्शन के रूप में उभरा था, रूप हुआ था, वो ऑप्शन सी हमारा है 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। लंदन, वेटिकन सिटी, मॉस्को, न्यूयॉर्क। तो इसमें हमारा कौन सा सूची सही है? ऑप्शन आपके सामने है। लंदन में कौन सा स्क्वायर है? वेटिकन सिटी में कौन सा स्क्वायर है? मॉस्को में क्या है? न्यूयॉर्क में कौन सी जगह है? तो ये हमें इनका मिलान करना है। बात करें इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म है जो सही मेल नहीं खाता? कौन सा युग्म है जो सही मेल नहीं खाता? तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी। तहरीर जो स्क्वायर है वो अबू धाबी में नहीं है, तियानाम है वो बीजिंग में, ड्रॉफलगर है वो लंदन में, रेड है वो मॉस्को में। ऑप्शन बी हमारा इसका सही रहेगा। 11 सितंबर को विध्वंस क्रम में न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आतंकवादियों ने किस 2 विमानों को नष्ट कर दिया था? 2013 का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा वो 2001 में। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला, किसी टाइम हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है वो है पर्यावरण और वन। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा।
पर्यावरण और वन मंत्रालय को भारत में हरित मंत्रालय भी कहा जाता है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सेवा है उसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई है? 1 जुलाई 1966 को हुई है। भारत में ब्रिटिश राज में इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1966 को हुई थी। भारतीय वन सेवा 1 जुलाई 1966 भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई है। इसके पहले महानिदेशक कौन थे? हरि सिंह थे। भारतीय वन सेवा के पहले महानिदेशक कौन थे? हरि सिंह थे। शुरुआत 1 जुलाई 1966 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन संरक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, पर्यावरण और वन मंत्रालय के। इसकी शुरुआत होती है 1 जुलाई 1966। इसके पहले महानिदेशक कौन है? हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता पानीपत, रोहतक, मथुरा, खुर्जा। तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, मथुरा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, दादर एवं नगर हवेली, परंतु नागालैंड है एक स्टेट है, ना कि संघ क्षेत्र। नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा है। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी भाषा यहाँ की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? 1963 में इसका गठन होता है। नागालैंड है जो इसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है। किससे होता है ताजमहल दुष्प्रभावित? तो होता है ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा के कारण कौन प्रभावित होता है? ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड या उत्पाद के साथ संबंधित है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन है, भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा कनेक्टिंग इंडिया नारा ब्रांड है वो उत्पाद जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल मोबाइल कंपनी नोकिया का मूल देश कौन सा है? तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, फिनलैंड। इस क्वेश्चन में हमें बताना है भारत के निम्न संग्रहालय में किसका स्थान है वो गलत ढंग से संग्रहालय है वो कौन सी जगह है? सही है। तो राष्ट्रीय रेल मंत्रालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सलारगंज संग्रहालय का हैदराबाद में, सही है। नेपियर संग्रहालय का तिरुवनंतपुरम में, परंतु जो वस्त्रों का कैलिक संग्रहालय है वो मुंबई में नहीं है। ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। जो वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय है वो गलत ढंग से है, परंतु बाकी जो हमारे तीनों ऑप्शन सही है। वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय क्या? गुजरात के अहमदाबाद में, ना कि मुंबई में। न्यूजीलैंड वासियों को किस और नाम से जाना जाता है? न्यूजीलैंड वासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कीवीज। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूजीलैंड वासियों को कीवीज नाम से जाना जाता है, कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कंगारू जो है ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, ऑस्ट्रेलिया देश का प्रतीक कंगारू है। न्यूजीलैंड को कीवी के नाम से भी जाना जाता है। तंजानिया की राजधानी कौन सी है? तंजानिया की जो राजधानी है ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन में, दार ए सलाम तंजानिया की राजधानी है। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है, जबकि संसद पर कुछ सरकारी कार्यालय है। जबकि 1996 में इसकी राजधानी क्या बनाई थी? दार ए सलाम भी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है इनमें से? कोलकाता, डिब्रूगढ़, कुरुक्षेत्र या पांडिचेरी? तो इसमें अगर बात करें हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, पांडिचेरी। पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पांडिचेरी विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है
जो कि शेष विश्वविद्यालय राज्य के अधीन है। क्वेश्चन नंबर है 121, चेरनोबिल न्यूक्लियर संयंत्र आपदा है वो कब हुई थी? तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा, जो चेरनोबिल न्यूक्लियर जो संयंत्र आपदा है वो 1986 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा सही है। ये कहाँ पे है? ये चेरनोबिल जो न्यूक्लियर है पावर प्लांट, ये यूक्रेन में है और ये घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 122 है, तवांग के पास भारत की भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? तवांग के जो पास है भारत की भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? वो है चीन के साथ। भारत और चीन के बीच भूमि विवाद है वो कौन सा है? तवांग का जो क्षेत्र है वहां ये दोनों देशों के बीच विवाद हो रहा है, वो एरिया तवांग है। तवांग भारत के पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है। तवांग कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश में एक पश्चिमी जिला है। चीन इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है, परंतु इसे हम अपना आधिपत्य की बात करता है। हमारा के आधिपत्य क्षेत्र है, चीन इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। किसको? तवांग को। क्वेश्चन नंबर 123, दोषपूर्ण ईंधन पंप गास्केट को बदलने के लिए भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने निम्न में कौन सा खराब मॉडल वापस मंगाया था? क्वेश्चन हमारा 2011 में पूछा गया एसएससी एग्जाम टीयर 1 में था। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा भी मारुति ए स्टार। क्वेश्चन नंबर 124, किस पहली भारतीय कंपनी को नॉस्डॉक में सूचीबद्ध किया गया था? वो था ऑप्शन डी इन्फोसिस कंपनी थी, जिसको पहली बार भारतीय कंपनी नास्डॉक में सूचीबद्ध किया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके में हमारा कि कोलकाता और ढाका के बीच कौन सी है ट्रेन? वो है ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन है। कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस 2008 में इस ट्रेन का पुनः संचालन प्रारंभ किया गया था। नवंबर 2017 को भारत बांग्लादेश के मध्य एक दूसरी ट्रेन कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस को भी रवाना किया गया था। इससे पहले कौन सी थी? मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता और ढाका के बीच थी। दूसरी ट्रेन कौन सी है? वो है खुलना बंधन एक्सप्रेस। दो हमारी है, बांग्लादेश और भारत के बीच में, कोलकाता और ढाका के बीच में जो चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस और खुलना बंधन एक्सप्रेस। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? शुक्र ग्रह का जो अन्वेषण हुआ था उसके लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम बताना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, मैगलन। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए जो रोबोट यान भेजा गया था अंतरिक्ष में, उस यान का नाम है मैगलन। शुक्र की कक्षा में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान मैरीनेट 2 था। शुक्र ग्रह की कक्षा में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान मैरीनेट 2 था, जो 1962 में गया था। जो दिए गए विकल्पों में से नासा ग्रह शुक्र की सतह का मानचित्र तैयार करने के लिए उद्देश्य से 4 मई 1989 को 135 किलोग्राम वजनी मैगेलन अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया गया था। इस अंतरिक्ष यान को वीनस रडार मैपर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वीनस रडार मैपर के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। ऑप्शन ए है हमारा सही है। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। इसका प्रक्षेपण तत्कालिक सोवियत संघ के वेल्गोग्राद प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह प्रथम भारतीय वो कब था? 19 अप्रैल 1975 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। कहाँ किया गया था? सोवियत संघ के
वेल्गोग्राद प्रक्षेपण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष विमान में 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है की शैली पर भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इसका स्वतंत्र परिसर होगा, कहाँ होगा? चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम में, थुम्बा में या श्रीहरिकोटा में? इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम में अंतरिक्ष विभाग ने 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को शैली पर भारतीय अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी संस्थान को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, वो है तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 17 मई 2010 को भारत ने पृथ्वी से पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र अग्नि 2 का सफल परीक्षण व्हीलर द्वीप से किया था, जो स्थित है। व्हीलर द्वीप कहाँ है ये हमें बताना है। इसको कब किया गया था? इसका जो पृथ्वी से पृथ्वी किया था अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया गया था। जो व्हीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा तट से या गुजरात से? इसमें हमारा आंसर सही रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन ए, उड़ीसा तट से। तो व्हीलर द्वीप है वो कहाँ है? उड़ीसा तट के आसपास है, वहां से इसका अग्नि 2 अग्नि सफल परीक्षण किया गया था 17 मई 2010 को। तो हमें देखना है व्हीलर द्वीप का है, उड़ीसा के आसपास जो क्षेत्र है वह व्हीलर द्वीप है। तो व्हीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा तट से परे स्थित है। यह उड़ीसा वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लगाया गया है। भारत की मिसाइल परीक्षण सुविधा इस द्वीप पर स्थित है। हमारा जो क्वेश्चन है, होम्योपैथी के जो संस्थापक थे, ऑप्शन बी हमारा आंसर सही रहेगा इस क्वेश्चन का, हॉनेमैन। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल हॉनेमैन होम्योपैथी चिकित्सापद्धति के जन्मदाता थे। ये कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। जो होम्योपैथी के संस्थापक है हॉनेमैन, ये कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 133, CSIR द्वारा विकसित दृष्टिहीनों के लिए सबसे आधुनिक पढ़ने की मशीन का नाम क्या दिया गया था? किनके द्वारा? CSIR के द्वारा विकसित दृष्टिहीनों के लिए सबसे आधुनिक पढ़ने की मशीन का जो नाम दिया है, ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन का, दिव्य नयन। दिव्य नयन जो दृष्टिहीन के लिए जो आधुनिक पढ़ने की मशीन का जो नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 134 हमारा है, भारत के द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम था। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1984 में की गई थी। 1989 में मैत्री नामक द्वितीय स्टेशन की भी स्थापना की गई थी। भारती नामक तीसरे स्टेशन की जो स्थापना कब की गई थी? 18 मार्च 2012 में की थी। क्वेश्चन था हमारा, भारत द्वारा अंटार्कटिक में जो है स्टेशन का जो नाम है वो क्या है? दक्षिण गंगोत्री नाम था। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1984 में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, मैत्री नामक द्वितीय स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, भारती नामक तीसरे स्टेशन की स्थापना है वो 18 मार्च 2012 में की थी। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा, भारत जो स्टेट है उसकी सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय की है, भूटान के साथ नहीं लगती बल्कि सिक्किम की भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश भी और पश्चिम बंगाल की भी लगती है, परंतु मेघालय है वो नहीं लगती। मेघालय किसका स्टेट का पड़ोसी है? असम और पश्चिम बंगाल इन राज्यों का पड़ोसी स्टेट है।
भारत की स्थलीय सीमा उत्तरी पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत की जो स्थलीय सीमा का इससे मिलती है, उत्तरी पूर्व भूटान से मिलती है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। कितने स्टेट लगते हैं? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, 4 स्टेट भारत के भूटान के साथ लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? कौन सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका शेरसूरी मार्ग कहते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग है वो ऑप्शन सी हमारा रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 शेरशाह सूरी मार्ग से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 उत्तरी भारत में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप पंजाब के अटारी कस्बे से जोड़ता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1। ये उत्तरी भारत में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से शुरू होकर भारत पाकिस्तान की सीमा के पास पंजाब के जो अटारी कस्बे है, बॉर्डर है, वहां तक जोड़ता है। ये इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। इसका जो नाम है वो क्या? ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है। कौन सा है? ग्रांड ट्रक रोड। ये नंबर 1 है। ये किस किस को जोड़ता है? उत्तरी भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से शुरू होके पंजाब में एक कस्बा अटारी बॉर्डर, वहां पाकिस्तान तक इसकी सीमा ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो शेरशाह सूरी मार्ग है, ग्रांड ट्रक रोड है, ये जोड़ता है और इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। ये हिस्सा जो लाहौर के बंगाल से विस्तारित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इसे 2 भागों में बांटा है। NH1 दिल्ली को था उत्तर था, NH2 को दिल्ली के दक्षिण भागों के लिए। NH1 किस भाग है? दिल्ली से उत्तर। NH2 है दिल्ली के दक्षिण भागों तक इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक स्थिर माप क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का जो सबसे सर्वाधिक स्थिर माप है वो है माध्य। ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। गणित व सांख्यिकी में समांतर माध्य नमूने की केंद्रीय प्रवृत्ति की एक गणितीय माप है। इसे प्राय औसत, एवरेज या माध्य भी, मीन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 139, श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट जो कब लाई गई थी? 2011 में जनता के सामने लाई गई थी। ये किससे संबंधित है? श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट है ये है अलग तेलंगाना राज्य की मांग से। जो तेलंगाना राज्य की जो मांग की गई थी वो किस समिति से हुई थी? श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट आई थी, वो जनता के सामने लाई गई थी। क्या मांग उठाई गई थी? कि तेलंगाना राज्य की अलग मांग की गई थी। 3 फरवरी 2010 को श्री कृष्ण समिति आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर गठित की गई थी। तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग मांग की गई थी। समिति कौन सी है? श्री कृष्ण समिति। अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2010 को गृह मंत्रालय को सौंप दी गई थी। कब आई थी समिति? 3 फरवरी 2010। और कब रिपोर्ट सौंपी है? 30 दिसंबर 2010 को। ये रिपोर्ट जनता के सामने कब प्रस्तुत हुई? 6 जनवरी 2011 में। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 3 अक्टूबर 2013 को वर्तमान आंध्र प्रदेश का विभाजन कर एक नए तेलंगाना राज्य की सृजन को स्वीकृति और प्रदान दी गई थी। कब इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी? प्रक्रिया होती है इसकी शुरुआत समिति का गठित की गई थी वो 3 फरवरी 2010 को। रिपोर्ट सौंपी है गृह मंत्रालय को 30 दिसंबर, जनता के सामने 6 जनवरी 2011। ये रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कब है? 3 अक्टूबर 2013 को ये आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर है, केरल किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? केरल राज्य किस खेती के लिए प्रसिद्ध है?
तो इसमें केरल नारियल के लिए भी प्रसिद्ध है, काली मिर्च के लिए, और किसके लिए है? रबड़ के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, केरल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 141 है, मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? किसकी लागत है? तो इसमें हम कहेंगे ऑप्शन है मुर्गी दाना में। किसकी? मुर्गी दाना में। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? इसमें बताना है हमें कौन सा जो स्मारक है सबसे पुराना है। तो इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, अजंता की गुफाएं हैं सबसे पुराना स्मारक है। कुतुब मीनार, खजुराहो, ताजमहल या अजंता की गुफाएं। तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। अजंता की जो गुफाएं है सबसे पुराना स्मारक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 200 ईसा पूर्व में और 700 के मध्य हुआ था। अजंता की जो गुफाएं है इसका निर्माण कब हुआ था? 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। अजंता की गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 143, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया शहर है वह चंडीगढ़। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमारे हरियाणा में पूछा जाता है, योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया हरियाणा में कौन सा जिला है? वो है करनाल। तो यही योजनाबद्ध शहर बसा शहर कौन सा है? चंडीगढ़। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर चंडीगढ़ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबद्धता और वास्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार कौन थे? फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्बुजियर इसके चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भोपाल गैस त्रासदी कब उत्सर्जित गैस कौन सी थी? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस है जो उत्सर्जित थी? तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट है, ये भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी उसमें गैस थी। भोपाल के गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोनेट MIC गैस उत्सर्जित हुई थी, जो एक बहुत बड़ी घटना थी। इसके कारण बहुत से लोग मारे गए थे इस त्रासदी में। किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? 2 रेलवे जोन कौन कौन से? कोलकाता और मुंबई। हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और रूस के द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? किस किस के बीच है? इंडिया एंड रूस के बीच। इंडिया एंड रूस के बीच कौन सा द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? वो है ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन आता है इंटर अभ्यास है वो किस किस कंट्री के बीच है? इंडिया और रूस, भारत और रूस के बीच में। इसमें क्या होता है? इंदर INDR, इंदर। याद रखने का तरीका IN से इंडिया, R से रूस। और इसकी शुरुआत कब हुई है? 2003 से हुई है। जो इंदर अभ्यास है भारत और रूस के बीच है, इसकी शुरुआत कब होती है? 2003 में होती है। भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है? भारत और भूटान से संबंधित जो आर्थिक आधार है वो क्या है? ऑप्शन ए हमारा सही है, पन बिजली उत्पादन। दोस्तों, जो हमारी स्टैटिक जीके के जो विविध के जो क्वेश्चन थे SSC के टलन चक्र बुक से, वो हमने डिस्कशन, हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम अध्ययन कर चुके हैं। बाकी जो हमारा सेशन रहेगा नेक्स्ट वो रहेगा अगनतन सामान्य, जो वर्ष और दिवस से संबंधित हमारे क्वेश्चन है। 8 और 9 जनवरी 2015 को 13वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा, पहली बात तो क्वेश्चन बनेगा
भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बात है उस टाइम जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि 2015 में कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस था? तो 13वां था। तो अभी हमें ध्यान रखना है जो 2022 में कौन सा है, ये ध्यान रखना है 2022 का जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया गया था, ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो बात करें इस क्वेश्चन में, हमारा 13वां प्रवासी भारतीय दिवस है वो कहाँ मनाया गया था? वो मनाया गया था गांधीनगर में। गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो गुजरात की। तो गुजरात में 13वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी और 8 जनवरी को मनाया गया था। इससे हमारे क्वेश्चन और बनेंगे, वो हम अध्ययन करेंगे। तो वर्तमान में हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से? तो प्रवासी भारतीय दिवस की जो शुरुआत कब हुई थी? प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हुई है 2003 में। कब हुई है? 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। शुरुआत होती है इसकी 2003 में। कब होती है जी शुरुआत? 2003 में। रिपब्लिक ऑफ इंडिया मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिया कम्युनिटी टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से वापस मुंबई आए थे। तो अफ्रीका से आए थे, इसलिए 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत होती है 2003 में। 9 जनवरी 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत होती है। 2021 का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था? दिल्ली में मनाया गया था, जिसके मुख्य अतिथि कौन थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी के भातृत्व और शांति की दर्शन के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को घोषित किया गया था। कौन सा दिवस है घोषित किया है? ऑप्शन आपके सामने है। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। किसकी श्रद्धांजलि के रूप में? महात्मा गांधी के। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से 31 अक्टूबर 2017 को सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन हमारा 2017 का है, ये करंट अफेयर्स ही था उस टाइम 2018 की परीक्षा में, एसएससी में, कि राष्ट्रीय एकता जो पुरस्कार है 2017 का, वो किसे मिला था? तो बात करें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार है, ये मिला था टी.एम. कृष्णा को। किसको मिला था? टी.एम. कृष्णा को मिला था। और वर्तमान में राष्ट्रीय एकता गांधी पुरस्कार किसे मिला है, ये हम अध्ययन करते हैं। अभी राष्ट्रीय एकता गांधी पुरस्कार है, ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। राष्ट्रीय एकता और समझ को बढ़ावा देने के भारत के धार्मिक समूह, समुदाय, जातीय समूह, सांस्कृतिक भाषाओं और परंपराओं के बीच फेलोशिप और राष्ट्र की सोच और कार्रवाई के मजबूत करने के लिए इस राष्ट्रीय एकता गांधी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है 1985 में हुई थी। इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये पुरस्कार शहीद दिवस पर दिया जाता है। 1987 में ये पुरस्कार किसे मिला था? राष्ट्रीय एकता गांधी पुरस्कार स्वामी रंगनाथन को 1987 में मिला था। अरुणा असफ अली द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स 1987 में इनको मिला था। और परमधाम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र आचार्य तुलसी 1993 में मिला था। 11 अक्टूबर 2019 को प्रतिष्ठित पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट को 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला था। 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो एकता पुरस्कार है, ये 2019 को किसको मिला था? चंडी प्रसाद भट्ट को मिला था। 2017-18 का
किए गए। ये 31वां जो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय अवार्ड है, ये 2017-18 के लिए प्रदान किए गए हैं इनको। और इसमें कितने लाख रुपए और राशि की बढ़ोतरी की है, 5 लाख से 5 लाख। अब कितने दिए जाते हैं, 10 लाख। चिपको आंदोलन से जुड़े गांधी विचारधारा के चंडी प्रसाद भट्ट को इसे पूर्व 2005 में पद्म विभूषण और 1982 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी सम्मानित किया गया है। 2016 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसे जीता था? क्वेश्चन है 2016 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता था? ये किसको मिला था? 2016 की बात है, तो 2016 में जो मिला था वो मिला था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को है। ये 2016 का फीफा पुरस्कार मिला था। बात करें वर्तमान में ये किसे मिला है? फीफा का सर्वश्रेष्ठ 2022 पुरुष अवार्ड है, वो मिला है रॉबर्ट लेवांडोस्की को। लेवांडोस्की फीफा द बेस्ट मेंस ऑफ द प्लेयर अवार्ड की सबसे हालिया विजेता है। हालांकि खिलाड़ी बैलन डी और रैंक की दूसरे स्थान पर है। उनके प्रदर्शन के स्ट्राइक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। स्ट्राइक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? वो मिला है बैलन डी और जो फीफा पुरुष अवार्ड मिला है वो मिला है लेवांडोस्की को। महिला खिलाड़ी रही है जेनिफर हार्मोन्सो, ये रही है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी। 2017 के लिए 31वां मूर्ति देवी पुरस्कार के लिए चयनित कविता संग्रह डोंडो फुआरा मात्रों के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, जॉय गोस्वामी। किसके द्वारा लिखी गई है? डोंडो फुआरा मात्रों, जॉय गोस्वामी के द्वारा इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? मूर्ति देवी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। बात करें वर्तमान में मूर्ति देवी पुरस्कार किसे मिला है? मूर्ति देवी पुरस्कार 1983 से 2021 तक हमारी लिस्ट है। मूर्ति देवी पुरस्कार विजेता भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान पुरस्कार है। मूर्ति देवी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाने वाला। यह सम्मान शुरुआत हुई थी 1961 में। 1961 में इसकी शुरुआत होती है। किसके द्वारा? 1961 में C.K. नागराज राव प्राप्त करने वाले पहले कन्नड़ लेखक थे। 1961 में मूर्ति देवी पुरस्कार किससे मिला था? वो था C.K. नागराज। कौन सी भाषा की थी? कन्नड़ लेखक थे। कन्नड़ लेखक C.K. नागराज को सबसे पहले जो मूर्ति पुरस्कार मिला था वो 1961 में मिला था। काव्य संग्रह के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। 1961 में जो पुरस्कार मिला था C.K. नागराज को, उस टाइम कितनी राशि थी? 4 लाख रुपए। शुरुआत 1961 में। 2019 के जो विजेता रहे हैं, 2019 के विश्वनाथ प्रसाद तिवारी रहे थे। 2019 का 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार था 6 दिसंबर 2019 को। ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को प्रदान किया गया था। 2017 का जो पुरस्कार मिला था वो मिला था जॉय गोस्वामी। कौन सी? दो फवारा मतरो, बांग्ला में लिखा गया था। इनका ये लेखक थे। 2016 का जो मिला है MP वीरेंद्र कुमार, मलयालम भाषा, और इनका वो लिखा है मत भूल। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नागरिकों को दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है?
उत्तम जीवन रक्षा पदक से जो सम्मानित किया गया है वो किसको किया गया था? वो किया गया है सलीम गफूर शेख को। बात है ये 2018 को राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 2018 को जीवन रक्षक पदक 2017 प्रदान किया गया था। 2017 का जो मिला है 2018 में मिला है, ये किनको मिला था? सलीम गफूर शेख को। किसका जीवन रक्षक पदक दिया गया था? कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। कितने लोगों को? 14 लोगों को दिया गया था। बात करें वर्तमान में ये जीवन रक्षक जो उत्तम जीवन रक्षक पदक है किससे मिला है? सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक पाने वाले में शामिल है शरत आर मरणोपरांत केरल, जतिन कुमार मरणोपरांत उत्तर प्रदेश, रामा अवतार गोदरा मरणोपरांत राजस्थान, ज्ञानचंद मरणोपरांत रेल मंत्रालय, अमित कुमार गुहाल मरणोपरांत पश्चिम बंगाल, अनिल कुमार रेल मंत्रालय। उत्तम जीवन रक्षा पदक पाने वालों में शामिल है जगदीश भाई दाना भाई मकवाना गुजरात, दीपक कुमार यादव भारतीय तट रक्षा मंत्रालय उत्तम जीवन रक्षा पदक पाने वालों में शामिल, धर्मेंद्र भारतीय तट बल रक्षा उत्तम जीवन रक्षा पदक पाने वाले, मोनू कुमार भारतीय तट रक्षा मंत्रालय उत्तम जीवन रक्षा पदक पाने वाले, मास्टर अल्फास बाऊ केरल उत्तम जीवन रक्षा पदक पाने वालों में शामिल। ये इनके नाम हैं, इम्पोर्टेंट हमने डिस्कशन किया है। जीवन रक्षा पदक पाने वाले में शामिल है जी शंकर कुमार आंध्र प्रदेश। ये इनकी लिस्ट है। जीवन रक्षा 5 कैटेगरियों में दिया जाता है। खेल जगत से जितने भी क्वेश्चन होंगे ये हम इसमें डिस्कशन करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिन है जो खेल दिवस मनाया जाता है? वो महीना है अगस्त का। कौन सा माह है? अगस्त का। बात करें दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह के नाम पर जो भारतीय प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है, किसके नाम पे? मेजर ध्यानचंद सिंह। कौन से खेल से थे? हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया। उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है खेल जगत से हमारा स्टैटिक जीके का, राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? राइडर कप है किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? वो दिया जाता है गोल्फ। राइडर कप है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? गोल्फ से। राइडर कप गोल्फ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले यूरोपीय तथा यूनाइटेड स्टेट के मध्य विजेता टीम को प्रदान दिया गया था। कब की बात है? 2018 का। और हमारा यहाँ से क्वेश्चन है कि राइडर कप किस खेल से? गोल्फ प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा, राइडर कप किस खेल से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिबर किस खेल से संबंधित है? कैलिबर है वो किस खेल से संबंधित है? शूटिंग, साइकिलिंग। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा, कैलिबर किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, शूटिंग से। निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही नहीं है? सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से। किससे जुड़ा है? सही है हमारा, सुब्रतो कप किससे है? फुटबॉल से। ऑप्शन सी है, हीरो होंडा इंडियन ओपन गोल्फ से। सही है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, परंतु ऑप्शन बी है, होलकर ट्रॉफी टेनिस से जुड़ी नहीं हुई है। किससे नहीं है? ऑप्शन बी है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा, क्योंकि गलत पूछा गया है। सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित, हीरो होंडा इंडियन ओपन गोल्फ से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, परंतु जो हमारा होलकर ट्रॉफी
टेनिस से संबंधित नहीं है। तो क्या है इस क्वेश्चन में, जो होल्कर ट्रॉफी का संबंध किससे, ब्रिज से है, न कि टेनिस से, जो कि ये युगम सही नहीं है। बाकी अन्य युगम सही थे हमारे। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बुल्स आई शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा, शूटिंग में। बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शूटिंग में किया जाता है। निम्नलिखित का मिलान करना है, कौन सी किससे संबंधित है? बात करें रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित। आगा खा कप हॉकी से संबंधित है। तो इसमें हमारा जो आंसर सही रहा है ऑप्शन बी रहा है। वन का रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित, आगा खाग जो कप्पा हॉकी से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, ये 2015 का है। 2015 में रग्बी विश्व कप पुरुष उपविजेता कौन रहा था? तो रहा था ऑस्ट्रेलिया। 2015 में है, पूछा गया ये क्वेश्चन था। 2016 का विश्व कबड्डी पुरुष उपविजेता कौन रहा था? 2016 का विश्व कबड्डी पुरुष उपविजेता रहा था, वो रहा था ईरान। उपविजेता है ईरान, जबकि विजेता कौन रहा है? 2016 का उपविजेता ईरान, जबकि विजेता भारत रहा था। कौन रहा था 2016 का? भारत विजेता, उपविजेता ईरान रहा था। बास्केटबॉल में टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, 5 खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? 2017 में सुरेश रैना ने आईपीएल टीम सनराइज हैदराबाद की कप्तानी की थी। ये तो हमारा कथन सत्य नहीं है। 2017 में जहीर खान ने आईपीएल टीम खिलाड़ी दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी की थी। फ्रांस ने 2017 वर्ल्ड टीम शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। तो इसमें कौन सा हमारा कथन सही है? इसमें केवल बी है, ये हमारा कथन सही है। 2017 में जहीर खान ने आईपीएल दिल्ली की तरफ से, ये दिल्ली की टीम की तरफ से खेले थे, ना कि सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? 2017 का शतरंज वर्ल्ड कप भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता था। 2017 का जो शतरंज वर्ल्ड है किसके द्वारा जीता था? क्या भारत के द्वारा जीता गया था? वर्ष 2017 में रॉबर्टो फिर्मिनो प्रीमियर लीग टीम लेस्टर सिटी के लिए खेले हैं। 2018 की आईपीएल निलामी में राजस्थान रॉयल्स ने एमएस धोनी को रिटेन किया है। तो इसमें कौन सा हमारा कथन सत्य है? इसमें केवल कोई भी कथन है वो सत्य नहीं है। 2017 का शतरंज वर्ल्ड कप आर्मीनिया के खिलाड़ी लियोन एरियन ने जीता था। 2017 प्रीमियर लीग रॉबर्ट फिर्मिनो लिवरपूल टीम क्लब के लिए खेले हैं। 2017 प्रीमियर लीग में रॉबर्टो फिर्मिनो लिवरपूल टीम क्लब के लिए खेले। एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के 2018 में रिटर्न किया है, इसलिए विकल्प सी उत्तर सही रहेगा हमारा।